हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका में संसाधन एवं विकास का पाठ 4 कृषि को अच्छे से हल करना सीखेंगे। इसमें जितने क्रियाकलाप दिए गए हैं उनको भी अच्छे से समझाया जाएगा। क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखवाए जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये लेसन समझ में आ जाए। और अगर आप अभी तक चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी प्लेनेट को आप सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 4 है ये कृषि, और इसमें यहाँ पर दिया है कि आदिकाल में मानव जंगलों से फल व कंदमूल इकट्ठा करके पेट भरता था। बाद में उसने फसल उगाना सीखा और इसके साथ ही कृषि की शुरुआत हुई। कृषि ने मानव को स्थायी जीवन प्रदान किया। यानी कि बच्चों, स्थायी जीवन का मतलब है कि पहले तो वो जंगल में इधर उधर भटकता रहता था, एक जगह पर नहीं रहता था। लेकिन बाद में जब उसने फसल उगाना सीख लिया तब से जो है वो एक जगह पर स्थायी रूप से अपना घर बनाकर रहने लग गया। भूमि की जुताई करना, फसल उगाना, पशु पालना, मछली पकड़ना, मधुमक्खी पालना आदि कृषि कहलाता है। इसमें यहाँ क्रियाकलाप 1 दिया है और इसमें पहला क्वेश्चन है कि अपने आसपास उगाई जाने वाली मुख्य फसलों के नाम लिखो। तो हम इसमें लिखेंगे कि हमारे आसपास उगाई जाने वाली फसलें गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, सरसों, अरहर, सोयाबीन, कपास, तिल आदि है। लेकिन बच्चों, आपको जो है ये सारी फसलें नहीं लिखनी है, क्योंकि ये सारी फसलें ज़रूरी नहीं है कि एक ही इलाके में ये सारी फसलें हों। आप अलग अलग इलाकों में रहते हो तो उसके अकॉर्डिंग अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपके यहाँ कौन सी फसल उगाई जाती है, तो जो भी इन फसलों में से आपके यहाँ पर उगाई जाती है आपको केवल उन्हीं फसलों के नाम इसमें लिखने हैं। अब आगे यहाँ पर है कि खेती एवं सिंचाई के कार्य में प्रयोग किए जाने वाले प्राचीन काल तथा आधुनिक काल के उपकरणों या औजारों के नाम लिखो। तो यहाँ प्राचीन काल के उपकरण हैं, ये आधुनिक काल के उपकरण हैं। प्राचीन काल में आ जाता है हल, कुदाल, कस्सी, रेहट, खुरपी और गिरड़ी। और आधुनिक काल के उपकरण में है कल्टीवेटर, हैरो, सीड ड्रिल, रीपर और कंबाइन। और अब आगे नेक्स्ट में यहाँ है कि कृषि करने के तरीकों के आधार पर कृषि को निर्वाह कृषि और व्यापारिक यानी कि वाणिज्यिक कृषि में बांटा जाता है। निर्वाह कृषि स्थानीय लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है तथा व्यापारिक कृषि का मुख्य उद्देश्य उत्पादों की बाजार में बिक्री करना है। यहाँ क्रियाकलाप 2 में क्वेश्चन पूछा है कि नीचे कृषि के प्रकारों को लिखा गया है, इन्हें संबंधित सूची में लिखो। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ कृषि के प्रकार दिए गए हैं और इन्हें हमें निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में लिख देना है। तो हम यहाँ देखिए दे रखा है चलवासी पशुचारण, ये निर्वाह कृषि में आ जाएगा। विस्तृत कृषि जो है वो व्यापारिक कृषि में आएगा। स्थानांतरण कृषि ये निर्वाह कृषि में लिखेंगे। व्यापारिक अनाज कृषि जो है ये व्यापारिक कृषि में आ जाएगा। बागान कृषि जो है ये भी व्यापारिक कृषि में है। आगे है मिश्रित कृषि, ये भी व्यापारिक कृषि है। रोपण कृषि ये भी व्यापारिक कृषि है। और गहन कृषि जो है वो यहाँ पर आएगा निर्वाह कृषि में। अब इसी तरह से यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पता करो तुम्हारे क्षेत्र में इनमें से कौन सी कृषि की जाती है।
तो हम जैसे लिख सकते हैं रोपण कृषि और व्यापारिक अनाज कृषि जो है वो हमारे क्षेत्र में की जाती है। आगे नेक्स्ट है कि अपने क्षेत्र की किसी व्यापारिक फसल का नाम लिखो। तो जैसे कि मैंने अपने क्षेत्र की लिखी है, यहाँ गेहूँ, कपास, चावल आदि होता है, यहाँ व्यापारिक फसल है ये। तो आपके यहाँ जो भी फसल व्यापारिक फसल है उनका आप यहाँ पर वो नाम लिख सकते हैं। इसी तरह आगे यहाँ है कि नीचे निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि की तीन विशेषताएं लिखो। तो निर्वाह कृषि की विशेषताएं हैं, पहली है पारिवारिक भरण पोषण के लिए, यानी अपने परिवार का पेट भरने के लिए होती है ये निर्वाह कृषि। दूसरा है पारिवारिक श्रम का उपयोग, इसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर परिश्रम करते हैं। और तीसरा है कम लागत, यानी इसमें लागत भी कम आती है। वाणिज्यिक कृषि, अब वाणिज्यिक कृषि में देखिए, इसमें पहला है बाजार से विक्रय के लिए, बाजार में विक्रय के लिए। तो ये है कि इसको बाजार में खरीदने के लिए, इसको बेचने के लिए जो है बाजार में इस कृषि का वो किया जाता है। दूसरा है मशीनों का उपयोग, इसमें ज़्यादा मशीनों का ही उपयोग किया जाता है। और तीसरा है अधिक लागत, और इसमें लागत ज़्यादा आती है। अब आगे दिया है कि सर्दियों में बोई जाने वाली खाद्य फसलों के 3 नाम लिखो। इन फसलों को क्या कहते हैं, रबी या खरीफ। तो अब देखिए इसने कहा सर्दियों में बोई जाने वाली 3 फसलों के नाम। तो बच्चों जो सर्दियों में बोई जाने वाली फसलें होती हैं वो रबी की फसल होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे सर्दियों में बोई जाने वाली खाद्य फसलों को रबी की फसल कहते हैं। इनमें गेहूँ, सरसों और चना रबी की फसलें हैं, यानी कि इसमें 3 जो है इसने फसलें बताई है वो है गेहूँ, चना और सरसों। अब इसी तरह यहाँ नेक्स्ट में है कि गर्मियों में बोई जाने वाली 3 खाद्य फसलों के नाम लिखो। इस फसल को क्या कहते हैं, रबी कहते हैं या खरीफ। तो गर्मियों में जो फसलें बोई जाती है वो खरीफ की फसल होती है, और सर्दी में जो बोई जाती है वो रबी की फसल होती है। यहाँ हम लिखेंगे कि वे फसलें जो गर्मी की ऋतु में बोई जाती हैं खरीफ की फसलें कहलाती हैं, जैसे बाजरा, कपास, मूंगफली आदि। इसी तरह आगे यहाँ क्रियाकलाप 3 है, और इसमें है कि नीचे दी गई तालिका में फसलों के संदर्भ में जानकारी लिखो। यहाँ फसलों के नाम दे रखे हैं, उनका कितना तापमान चाहिए, उन्हें कितनी वर्षा चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए उन्हें उत्पन्न करने के लिए उत्पाद। और आगे यहाँ उत्पादक देश दे रखा है कि कहाँ कहाँ ये उत्पन्न होती है फसलें। तो अब जैसे यहाँ चावल दे रखा है, इसके लिए उच्च तापमान चाहिए, वर्षा अधिक चाहिए, जलोढ़ मिट्टी, और इसका उत्पादक देश जो है चीन और भारत। अब यहाँ गेहूँ है, इसके लिए मध्यम तापमान चाहिए, मध्यम बारिश चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए, और ये अमेरिका, कनाडा और भारत जो है इसके उत्पादक देश हैं। अब कपास है जैसे, उसके लिए उच्च तापमान चाहिए, वर्षा हल्की वर्षा चाहिए, मिट्टी जो है वो काली मिट्टी चाहिए, और ये उत्पादक देश है यूएसए, भारत और पाकिस्तान। इसी तरह अब जूट है, उसके लिए उच्च तापमान चाहिए, भारी वर्षा, जलोढ़ मिट्टी, और इसका उत्पादक देश है भारत और बांग्लादेश। अब यहाँ चाय के लिए जो है गर्म तापमान चाहिए, अधिक वर्षा चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए, और उत्पादक देश है भारत। कॉफ़ी के लिए कम तापमान चाहिए, वर्ष भर वर्षा चाहिए, और दोमट मिट्टी होनी चाहिए, और इसका उत्पादक देश है ब्राज़ील। अब यहाँ कार्यपत्र ये जो है क्रियाकलाप 4 दिया है कि भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। बताओ इस व्यवसाय से हमारी कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो इससे पहली आवश्यकता तो हमारी भोजन की आवश्यकता है जो पूरी होती है। दूसरा है उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल मिलता है कृषि से। तीसरा है विदेशी व्यापार, यानी कि विदेशों में हमारा व्यापार बढ़ता है। हम कृषि पर जो भी उत्पादन होता है, जो भी फसलें वगैरह हैं जैसे अनाज हैं और जो भी चीज़ें हैं वो विदेशों में जाती हैं,
और विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ आती है, उसके बदले में विदेशी मुद्रा लेते हैं हम, विदेशी व्यापार जो है इससे बढ़ता है। अब यहाँ पर आगे है कि अपने माता पिता की सहायता से कृषि के कार्यों को करने के तरीकों में आए परिवर्तन के बारे में बताइए। तो इसमें जैसे बुआई है, प्राचीन काल में पशुओं से की जाती थी, वर्तमान काल में ट्रैक्टर यूज़ किया जाता है। अब जैसे सिंचाई है, सिंचाई के लिए प्राचीन काल में कुओं नलकूपों से ही जो है सिंचाई की जाती थी, लेकिन वर्तमान काल में नहरों व ट्यूबवेलों से सिंचाई की जाती है। फसल की सुरक्षा है, पहले समय में प्राचीन काल में जो है मनुष्य के द्वारा ही फसलों की सुरक्षा की जाती थी, लेकिन आजकल रासायनिक पदार्थ भी इसमें डाले जाते हैं। खाद है, पहले गोबर की खाद यूज़ की जाती थी, लेकिन आजकल उर्वरक जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। फसल की बिक्री में पहले गांव में ही फसल को बेच दिया जाता था, लेकिन आजकल मंडियों में जो है फसल को बेचने के लिए ले जाया जाता है। आगे अब यहाँ पर देखिए, यहाँ है कि यदि तुम्हें अपने गांव का कृषि विकास अधिकारी बनाया जाए तो तुम अपने गांव में कृषि के विकास के लिए क्या उपाय करोगे। तो अगर तुम्हें कृषि विकास अधिकारी बनाया जाए तो इसके लिए बताया, तो देखिए हम इसमें लिखेंगे, पहला तो है कि गांव के किसानों को सही समय पर खाद बीज उपलब्ध करवाऊंगी। आप जो है करवाऊंगा या करवाऊंगी, लड़की हैं तो करवाऊंगी लिखोगे, लड़के हो आप तो करवाऊंगा लिखोगे, ठीक है। किसानों को आवश्यकता अनुसार उचित दरों पर ऋण उपलब्ध करवाऊंगी। बाजार में उपलब्ध बीजों की जांच करके अच्छे बीज उपलब्ध करवाऊंगी और किसानों को वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाऊंगी। तो ये इसमें आ जाएगा। आगे ये पाठ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।